Hello guys, this is Minaj. Welcome to all of you in my channel Math GS Toppers. आज हम बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि एग्ज़ाम हुआ 5 फरवरी 2017 को हुआ है। इसके बारे में आज हम टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर इस प्रकार का वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमें अगर लाइक सब्सक्राइब मिलेगा तो हम इससे भी अच्छा से अच्छा इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई है। इसका जवाब है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 1995 में शुरू की गई है। इसके बाद मेरा अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन फसल से संबंधित है। पीली क्रांति जो है तिलहन फसल से संबंधित है। तो इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसी में, जैसे नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति हरे जो होता है वो अनाज उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम रखेंगे याद। इसके बाद मेरा अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी की निर्यात की जाती है? इसका जवाब हो जाएगा ये है 20। भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? इसका जवाब हो जाएगा 10% कॉफ़ी जो है निर्यात की जाती है। भारत में उत्पादित की गई 10% कॉफ़ी निर्यात की जाती है। कॉफ़ी उत्पादक देशों में शामिल है ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, भारत इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? दुर्गापुर कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? इसका सही जवाब है इंग्लैंड। दुर्गापुर जो है इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया। इसके बाद मेरा क्वेश्चन 5 नंबर है, किस वर्ष बजट में जीएसटी पहली बार जिक्र किया गया? किस वर्ष जो है बजट में जीएसटी पहली बार जिक्र किया गया? तो इसका सही जवाब है 2006 से 2007 में जीएसटी पहली बार जिक्र किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? इसका सही जवाब है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण से पहले जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, 7 नंबर, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? इसका सही जवाब है बी नंबर, हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है? रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। प्रश्न संख्या 8, इसका सही जवाब है 100। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है 100। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, यह किसी देश के व्यक्ति की आय विषमता ज्ञात करती है? यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। 9 नंबर,
9 नंबर का सही जवाब है लॉरेंज वक्र। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है, लॉरेंज वक्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? बैंक नोट जो छपाई होता है यह कहाँ पर है? बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? बैंक नोट प्रेस देवास में है। इसका सही जवाब हो जाएगा देवास। इससे संबंधित और क्वेश्चन, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है नासिक में स्थित है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में स्थित है। करेंसी प्रेस नोट नासिक में स्थित है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी रखेंगे याद। उसके बाद अगला प्रश्न है 11। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में कौन नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में तमिलनाडु नहीं है। तो जनसंख्या की दृष्टि में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल, पांचवें स्थान पर तमिलनाडु है। तो पहले स्थान पर हो गया यूपी, दूसरे स्थान पर हो गया महाराष्ट्र, उसका तीसरे स्थान पर हो गया बिहार, चौथे स्थान पर है पश्चिम बंगाल, जिसे कि हम वेस्ट बंगाल के नाम से भी जानते हैं, वेस्ट बंगाल, और पांचवें स्थान पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो इस तरह से याद रखना है। फर्स्ट स्थान पर सबसे ज़्यादा यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल और लास्ट में तमिलनाडु। इस तरह से हमें ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है बिहार। बिहार का जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था परम 8000। उसके बाद है वर्ष 1988 में CDAC स्थापित पुणे में की गई। उसके बाद 1998 में CDAC के द्वारा प्रति सेकंड 1 अरब गणना करने की क्षमता से युक्त सुपर कंप्यूटर परम 1000 का निर्माण किया गया। तो कंप्यूटर का, और इस कंप्यूटर से रिलेटेड हम एक और चीज़ याद रखेंगे, कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फिगाकू है। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम है फिगाकू। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में 4G सेवा जो है, ये 4G सेवा भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2012। भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ किया गया? 2012 में प्रारंभ किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का शेयर सूचकांक मूल्य है। इसका सही जवाब है बी नंबर। यूके का शेयर मूल्य सूचकांक है FTSE 100। FTSE 100। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, कौन थे? CD देशमुख, रघु राम राजन, सुरेश माथुर, कृष्ण मचारी।
इसका सही जवाब है ए, सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख जो थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, सी.डी. देशमुख। चलिए अगला प्रश्न है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। इसका सही जवाब है आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा था। कहाँ पर? वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, आईआईटी बम्बई में पढ़ रहा था। उसके बाद अगला प्रश्न है 18, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। 18 का सही जवाब है फिनलैंड। यह कार्बन कर घोषित करने वाला, कार्बन का जो टैक्स लगता है उसको घोषित करने वाला प्रथम देश था फिनलैंड। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अगला प्रश्न है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्राजील की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा जो है रियल है। ब्राजील की मुद्रा का नाम रियल है। इसके बाद अगला प्रश्न है 21, प्रश्न संख्या 21, कौन महलों का शहर कहलाता है? कौन महलों का शहर कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता को जो है हम महलों का शहर कहते हैं। उसके बाद जो है इसमें हम कुछ और शहर के बारे में जानेंगे। 7 टापुओं का नगर मुंबई है, भारत का बगीचा बेंगलुरु है, गुलाबी शहर जयपुर है, साइंस सिटी बेंगलुरु, उसके बाद उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, लिली का देश कनाडा, मोतियों का द्वीप बहरीन। इस प्रकार से इसको भी हम याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 22, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? 22 का सी नंबर, विजय माल्या। विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, यह मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। ये करंट अफेयर से है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है 24, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इसका सही जवाब है दुर्गा बनर्जी। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट दुर्गा बनर्जी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, किनको महामना कहा जाता है? किनको महामना कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। इसका सही जवाब हो गया सी। चल अगला प्रश्न है 26, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब, ये फिल्म प्रतियोगिता में ये दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? 26 का सही जवाब हो जाएगा देविका रानी। इसका हो जाएगा प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? देविका रानी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। उसके बाद मेरा प्रश्न संख्या 27,
प्रश्न संख्या 27, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। अब इनमें से कौन सा देखना कि यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। 27 का ए, नामवीर सिंह। नामवीर सिंह जो थे ये हिंदी साहित्य के प्रथम प्रसिद्ध आलोचक थे, नामवर सिंह। उसके बाद प्रश्न संख्या 28, पद्मावत के लेखक कौन थे। पद्मावत के लेखक कौन थे। पद्मावत के लेखक जायसी थे। पद्मावत के लेखक कौन थे, जायसी थे। पद्मावत पर हम और इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। पद्मावत अवधी भाषा में लिखी पुस्तक है। आ सकता है कि पद्मावत जो है किस भाषा में लिखी पुस्तक है, अवधी भाषा में लिखित पुस्तक है। उसके बाद जो है तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। उसके बाद 1541 ईस्वी में शेर शाह के काल में जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत पुस्तक लिखी गई है। कब लिखी गई है, 1541 में। पद्मावत पुस्तक जो है कब लिखी गई है, याद रखना है 1541 में। किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है 1541 में, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। चलिए अगला है 29, प्रश्न संख्या 29, गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं जॉर्ज मार्टिन। जॉर्ज मार्टिन जो है गेम ऑफ, इसका सही जवाब हो जाए जॉर्ज मार्टिन। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है, जॉर्ज मार्टिन। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है रामचंद्र गुहा। उसके बाद जो है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा है। चलिए अगला प्रश्न है 31, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है। किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। 31 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, वीर सावरकर। क्या हो जाएगा, वीर सावरकर। किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है, वीर सावरकर। चलिए अगला प्रश्न है 32, किसने ईमेल @ चिन्ह चुना। अब जो है अगला प्रश्न है, किसने, जैसे किसी का होता है जीमेल, जीमेल पर अकाउंट होता है, उसमें @ का प्रयोग किया जाता है। तो ईमेल के लिए @ किसने चुना। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा रे टॉमलिंस। 32 का सही जवाब हो जाएगा रे टॉमलिंस। रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने ईमेल के लिए @ चुना। रे टॉमलिंसन ईमेल के जनक हैं। इसके जनक कौन है, रे टिमलॉन्सन। उसके बाद जो है WW के जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जो है आविष्कारक कौन है। इसका आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। उसके बाद है IC का विकास JS किल्वी ने किया। IC का विकास किसने किया, किल्वी ने किया। फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। एप्पल के संस्थापक है स्टीव जॉब्स। एप्पल के संस्थापक कौन है, स्टीव जॉब्स। इस तरह से हमें ये भी याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 ईस्वी में बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा किया गया। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 ईस्वी में बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा किया गया। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दी। किस बैंक ने अपने कर्मचारी को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दी है। 33, इसका सही जवाब हो जाएगा ICICI बैंक। ICICI बैंक ने अपने कर्मचारियों को
घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दी है? क्वेश्चन नंबर 34, यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। कौन सा लेखक और लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु जो है इसका जन्म बिहार में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था। उसके बाद 4 मार्च 1921 को फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। कब हुआ था इसका जन्म? 4 मार्च 1921 को फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921 को। किस जगह पर हुआ था? फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु भारत के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है भारत के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। इसके भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास का नाम है मैला आंचल। मैला आंचल पूर्णिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मैला आंचल जो कि कहाँ से जुड़ा हुआ है? पूर्णिया क्षेत्र जुड़ा हुआ है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35, बिस्मिल्लाह खान किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? बिस्मिल्लाह खान जो है कौन सा साज बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? इसका सही जवाब हो जाएगा शहनाई। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाने में प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खान 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न दिया गया। बिस्मिल्लाह खान को जो है 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 36, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुई थी। कौन सा गायन शैली जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ठुमरी। इसका सही जवाब है ठुमरी। ठुमरी जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुई थी। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, वीर सावरकर। 37 का सही जवाब हो जाएगा ए मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के स्थापना किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने किया। चलिए अगला प्रश्न है, इससे संबंधित एक और बातें याद रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने किया। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया है। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास स्वराज पार्टी में सर्वमान्य नेता थे। CR दास जो थे स्वराज पार्टी में सर्वमान्य, सभी जगह मानने वाले नेता थे। अगला प्रश्न है 38, यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती हैं। कौन सी लेखिका या लेखक या लेखिका है जो कि अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं? 38 का सही जवाब है झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी जो है इटालियन भाषा में लिखती है। झुम्पा लाहिरी द्वारा लिखी पुस्तक है द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसका सही जवाब है युवराज। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है। युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब अमर्त्य सेन को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र। अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमर्त्य सेन के बारे में जान लेते हैं। अमर्त्य सेन 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमर्त्य सेन पश्चिम बंगाल के निवासी हैं।
अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पुरस्कार दिया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 41। है छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त और कहाँ का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। छऊ जो है पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? 42 का सही जवाब हो जाएगा 4। भाग 4 राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4। चलिए अगला प्रश्न है 43। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है। उसके बाद जो है अनुसूची से संबंधित हम और प्रथम अनुसूची संघ और उनके प्रदेश को सूचित करती है। उसके बाद दूसरी अनुसूची में उच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण को प्रदर्शित करती है का उल्लेख करती है। उसके बाद तृतीय में उच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण, द्वितीय में है उच्च पदाधिकारियों का वेतन, द्वितीय अनुसूची में उच्च पदाधिकारी के वेतन को सूचित करती है। तृतीय अनुसूची में उच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि का उल्लेख करती है। डॉक्टर राजेंद्र अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? कुल 12 वर्ष तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? कुल 12 वर्ष तक रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। भारत राष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद किसमें है? 52 में है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? 46। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जर्मनी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? तो जर्मनी का संविधान है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 46। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? लोकसभा के कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? लोकसभा के 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, लेकिन अब यह समाप्त हो गई है। यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय का उचित प्रतिनिधि नहीं हो तो 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकते थे। यह जो है अनुच्छेद 331 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? 47 का सही जवाब है जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण जो है वो सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। अब इसमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम स्थलीय? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। ठीक है, तो इस तरह से हम 49 प्रश्न है कर्क रेखा किस राज्य के मध्य नहीं गुजरती है?
इसमें से ये देखना है कि कर्क रेखा किस राज्य के बीच नहीं गुजरती है। बिहार, कर्क रेखा जो है बिहार के बीच नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य के बीच नहीं गुजरती है? तो बिहार के बीच नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। इसके साथ इस प्रश्न को भी हम याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, इसका जवाब हम बता दिए कि बिहार से होकर के नहीं गुजरता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 50। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाने जाते हैं। विकर मूलतः होते हैं। विकर मूलतः होते हैं। 51 का सही जवाब है विकर मूलतः प्रोटीन होते हैं। विकर मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 52। मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? मायोपिया के रोगी को निवारण के लिए कौन सा लेंस का आवश्यकता होता है? 52 का सही जवाब है ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस, ऐसे निकट दृष्टि दोष के लिए भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया रोगी हो जिसको कि नज़दीक की वस्तु तो दिखाई पड़ता है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, उसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया के रोगी को निवारण के लिए अवतल लेंस का आवश्यकता होता है और उसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष के आदमी के लिए उत्तल लेंस का आवश्यकता होता है। ये भी याद रख लेना है कि हाइपरमेट्रोपिया के रोगी के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 53। सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? 53 का सही जवाब है सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? इसका सही जवाब होगा सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? क्वेश्चन नंबर 54। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होते हैं। इसमें से ये भी याद रखना है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और प्रकीर्णन में लाल रंग सबसे कम होता है और बैगनी रंग सबसे अधिक होता है। आकाश का रंग नीला जो है वह क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है 55 नंबर क्वेश्चन। कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक का नाम क्या है? जूल है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 56। प्रकाश वर्ष इसमें से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है। बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है, इसको भी हम याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष लंबी दूरी की यूनिट है। उसके बाद जो है दाब का मात्रक पास्कल होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत आवेश कूलॉम। तो हमें इसको भी याद रखना है। इसमें से 57 नंबर क्वेश्चन है कौन सी चुंबकीय तरंग नहीं है? इसमें से इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि जो है एक चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि जो है एक चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि
तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। इसके बाद प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होता है? प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होता है? 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34। इसका सही जवाब है 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34 होता है। प्लांक नियतांक का मान 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34 होता है। अगला प्रश्न है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी जो है हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त होता है हमें? तो हल्दी पौधे जो है हमें तना भाग से प्राप्त होता है। हल्दी पौधे हमें किस भाग से प्राप्त होता है? तना भाग से प्राप्त होता है। मूली जो है तर्क रूपी है, गाजर एक शंकु रूपी है। उसके बाद जो है घनकंद बांडा या केसर है। कंद आलू है। भूमिगत तने या जड़, तने भाग या जड़ के रूप में हमें आलू प्राप्त होता है। उसके बाद मूली जो है तर्क रूपी है। चलिए, इसके बाद मेरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर, श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार की होती है? व्हाइट ब्लड कार्पसल्स श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब है, श्वेत रक्त कणिका जो है वो 5 प्रकार की होती है। श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। श्वेत रक्त को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिका को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। उसके बाद है, ये अनियमित आकृति के केंद्रक युक्त और हीमोग्लोबिन रहित होती है। श्वेत रक्त कणिका की मुख्य कार्य हानिकारक जीवाणु और विषाणुओं से रक्षा करना है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? हानिकारक जीवाणु और विषाणु से रक्षा करना है। चलिए, अगला प्रश्न है, लसिका किसमें उपस्थित होता है? इसका सही जवाब है संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। लसिका संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। तरल ऊतक को संवहनीय ऊतक भी कहते हैं। रक्त और लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त और लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। तो लसिका जो है, लसिका एक रंगहीन द्रव होता है जिसमें कोई रंग नहीं होता है, जिसमें आरबीसी एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। उसमें रेड ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। चलिए, अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 62। पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। तो पीलिया रोग जो है खून में किसकी मात्रा बढ़ने से होती है? 62 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से जो है कि पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग का पेशाब पीला, आंख एवं त्वचा पीला हो जाता है जब पीलिया रोग होता है तो। चलिए, इसके बाद इसमें से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। उसके बाद है, यकृत का वजन जो है 1.5 से 2 किलो तक होता है। यकृत से पित्त का स्राव होता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलो होता है और यकृत से पित्त का स्राव होता है। अगला प्रश्न है 64। यह सेविंगोवरस होते हैं। यह सेविंगवोरस होते हैं। सेंगवीवोरस होते हैं। तो मच्छर जो होता है वो सेंगवीवोरस होते हैं। मच्छर जो होता है वो सेंगवीवोरस होते हैं। अब सेंगवीवोरस खून पर निर्वाह करने वाले कुछ खून चूसने वाले जंतु जैसे कीट होते हैं। जंतु या कीट होते हैं। मच्छर, कॉकरोच, संग
ऑर्थोपोडा के जीव है। मच्छर जो है कॉकरोच संग ऑर्थोपोडा के जीव हैं। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग का कारण क्या है? मादा एनीफिलीज मच्छर है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में उपस्थित होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर अगला, यह विटामिन टोकोफेरोल होता है। यह विटामिन टोकोफेरोल होता है। 66 क्वेश्चन, विटामिन ई जो है वह टोकोफेरोल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमिन। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। विटामिन बी7 बायोटिन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 67। यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। अब ये देखेंगे कि अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? गाय, सुअर, मधुमक्खी और मछली। 67 का सही जवाब है मधुमक्खी जो है अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। मधुमक्खी के नृत्य के बारे में सर्वप्रथम वॉन फ्रिस ने बताया। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी एक सामाजिक जीव है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है। उसके बाद चींटी एक सामाजिक जीव है। दीमक भी एक सामाजिक जीव है। चींटी श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। चींटी क्या करता है? श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है 68। नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य जो है किस प्रकार का बंध होता है? बी नंबर एमाइड। नायलॉन में एमाइड बंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा कौन से ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 यानी हाइड्रोजन है? 69 का सही जवाब है शनि। तो शनि ग्रह में जो है कि प्रचुर मात्रा में H2 पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? पृथ्वी का सतह जो है कितना प्रतिशत सागर से ढका हुआ है? क्वेश्चन नंबर 70। पृथ्वी के सतह का 70% भाग जो है सागर से ढका हुआ है। 70% भाग किससे ढका हुआ है? सागर से ढका हुआ है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के लगभग, इसको भी याद रखना है, 71% भाग पर क्या है? जल है। उसके बाद पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग जल से घिरा है। दक्षिणी गोलार्ध 81% भाग जल से ढका है। उत्तरी गोलार्ध 61% भाग जल से घिरा है और दक्षिणी गोलार्ध 81% भाग जल से ढका है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है। गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना गर्त है। क्वेश्चन नंबर 71। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान यानी ठंडा जगह कौन सा है? दुनिया का सबसे ठंडा शुष्क स्थान वॉस्टॉक है। कौन सा है? वॉस्टॉक ए।
शुष्क क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां वर्षा अधिकतम 20 सेंटीमीटर होता है। शुष्क क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां वर्षा अधिकतम 20 सेंटीमीटर होता है। भारत का लेह सबसे शुष्क और ठंडा स्थान है। बिहार में सबसे गर्म स्थान गया है। भारत में सबसे गर्म स्थान जैसलमेर है। भारत में सबसे गर्म स्थान जैसलमेर है। क्वेश्चन नंबर, यह एक गर्म धारा है। क्वेश्चन नंबर 72, गल्फ स्ट्रीम जो है यह एक गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है यह एक गर्म धारा है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 73, कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? 73 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। 44 देश जो है भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं। उसके बाद दो तारे क्रमशः इतना 3.6 × 10⁻⁷ मीटर तथा 4.8 × 10⁻⁷ मीटर तरंगदैर्ध्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इनके तापमानों का अनुपात T1/T1 होगा। 74 का आंसर हो जाएगा 4/3। अगला प्रश्न है 75, क्यूरी ताप किससे संबंधित है? क्यूरी ताप किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा चुंबकीयता। चुंबकीयता से संबंधित है। क्यूरी ताप चुंबकीयता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। 76 का सही जवाब है ए नंबर 2B, वह दुगुने चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ से भी चाल से चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत, उसके दुगुने चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। अगला प्रश्न है 77, बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। 77 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, पश्चिम। बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक, पश्चिम में सर्वाधिक जनसंख्या है। चिल्का झील कहाँ पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है 12, 27 और 40 का एलसीएम क्या होगा? तो इसमें से ऑप्शन से देखेंगे 27 जो है 120 पहला वो तीनों से डिवाइड नहीं है, जबकि 1080 जो है तीनों से डिवाइड है। तो 1080 में जब हम तीनों से डिवाइड करेंगे तो वहाँ से लग जाएगा, 1080 में तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और उसके बाद 12 से भी कट जाएगा, इसीलिए इसका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 1080। क्वेश्चन नंबर 80 है, इतना का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो HCF बराबर होता है हमारा अंश का मौसो, अंश का क्या निकालना है? HCF बटे नीचे वाले का हर का एलसीएम, हर का निकालेंगे एलसीएम। तो इससे जो है 1, 3, 5, 7, 9 का HCF हो जाएगा 1 और उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम हो जाएगा 210, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 210। ए नंबर इसका आंसर होगा। अब इसमें से देखना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। चलिए अब हम जो है कि अगले वीडियो में 81 से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को अगर इस प्रकार का वीडियो जो है अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इससे भी इम्पोर्टेंट सब प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।